अपने भविष्य के बारे में सोचकर रावी काफ़ी चिंतित हो रही थी। उसने उर्मिला की सारी बातें सुन ली थी। काफ़ी सोच समझकर उसने प्रताप सिंह से बात करने का फैसला लिया। यही सोचकर वो उसके कमरे में आ गई थी। प्रताप सिंह उस वक्त अगली चंद्रवंशी बलि के लिए चिंतित हो रहे थे। वो अपनी तीनों पत्नियों से बलि के विषय में बात कर रहे थे। तभी रावी वहां आई। सुभद्रा के कहने पर प्रताप सिंह ने रावी को कमरे में आने की हामी भर दी। रावी के कमरे में आते ही प्रताप सिंह ने उसे वहां लगे काउच पर बैठने का इशारा किया। तुम जानती हो ना, यहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं है। ऊपर से सुबह तुम्हारे चाचा चाची ने जो भी किया उसके बाद तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। प्रताप सिंह ने रावी की तरफ डरा देने वाली नज़रों से देखा। उन्होंने महसूस किया रावी काफ़ी डरी हुई भी है। उसके डर का फ़ायदा उठाते हुए वह उसके पास आए और बिल्कुल धीमी आवाज़ में कहा, अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो कल सुबह होने से पहले यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे चाचा चाची का और उस लड़के का हुआ था। उसकी बात सुनकर रावी के चेहरे के आगे अपने चाचा चाची का चेहरा आ गया। उनके बारे में सोचकर उसकी आंखें छलक पड़ी। हमारा उनके अलावा कोई नहीं था, रावी बिल्कुल धीमी आवाज़ में बोली। वह तो इस दुनिया से जा चुके हैं और अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। तुम तो जिंदा हो। लड़की, अपने बारे में सोचो, हमारी बात मानो और यहाँ से चली जाओ। वादा करते हैं तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। बस उसके लिए तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। प्रताप सिंह की बात सुनकर रावी चुप हो गई। वह अभी भी असमंजस में थी कि उन्हें तपस्या के बारे में बताए या नहीं। उसका दिल उसे ऐसा करने से रोक रहा था, तो वहीं दिमाग भविष्य के बारे में सोचकर उसे वहां तक खींच लाया था। रावी को चुप देखकर प्रताप सिंह फिर बोले, जानती हो, तुम्हारे चाचा चाची को भी हमने यहाँ से जाने के लिए कहा था, पर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हमारी बात ना मानने का नतीजा तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। तुम हमें समझदार लगती हो, अपनी समझदारी दिखाओ, अपने भविष्य के बारे में सोचो। और प्रताप सिंह रावी को समझा रहे थे, तभी उसने उसकी बात बीच में काटते हुआ, अपने भविष्य के बारे में सोचकर ही यहाँ आई हूँ। प्रताप सिंह ने रावी को सरसरी निगाहों से देखा और फिर सुभद्रा, सुनैना और सुकृति की मूर्तियों की तरफ। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, रावी फिर बोल पड़ी, हम अपने भविष्य के बारे में सोचकर ही आपके पास आए हैं बड़े दादा साहब। हम जानते हैं आप कौन हैं, आपका सच क्या है। प्रताप सिंह से बात करते हुए रावी अपनी जगह से खड़ी हुई और उन तीनों मूर्तियों के पास आकर बोली, और ये तीनों मूर्तियाँ किसकी हैं। उसकी बात सुनकर इस बार चौंकने की बारी प्रताप सिंह की थी। सुभद्रा उस पर हमला करने ही वाली थी कि रावी वहां से दूर हट गई। अनजाने में हमने महल में हो रही कुछ बातों को सुन लिया, रावी ने थोड़ा डरते हुए कहा। वह प्रताप सिंह को पूरा सच नहीं बताना चाहती थी। वह कुछ देर के लिए रुकी और फिर वापस बोली, हमें पता है आप कोई आम इंसान नहीं हैं। आप इस वंश के तीसरे राजा हैं जिन्हें एक भयंकर और लाइलाज बीमारी हुई थी। आपको बचाने के लिए आपकी तीनों रानियों ने अपना बलिदान दे दिया। अब आपको जिंदा रहने और इन तीनों मूर्ति रूपी रानियों के साथ रहने के लिए चंद्रवंशी की ज़रूरत होती है। प्रताप सिंह ने हैरानी से रावी की तरफ देखा। तुम्हें सब सच पता चल गया और तुमने यहाँ तक आने की हिम्मत भी कर ली। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी लड़की।
बिल्कुल अपने चाचा चाची पर गई हो। उन्हें भी हम पर शक हो गया था। वह भी काफ़ी हिम्मत वाले थे, तभी इतने लोगों के सामने हमारा सच बताने की गलती कर बैठे। लगता है तुम भी यहाँ हमें ब्लैकमेल करने आई हो। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, रावी ने जवाब दिया। अगर ऐसा इरादा नहीं है तो यहाँ क्या कर रही हो? देखो, हम एक बात साफ कर देते हैं कि तुम्हारी शादी अभिमन्यु से किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। अब तो तुम्हें सच का पता चल ही गया होगा कि हमें चंद्रवंशी की ज़रूरत क्यों होती है। अभिमन्यु ही हमारा एकमात्र वंशज बचा है जिसकी हमें तुरंत शादी करवा सकते हैं। हाँ, तुम्हें उसके अलावा कुछ और चाहिए तो मांग सकती हो। नहीं, हमें अभिमन्यु जी ही चाहिए, रवि ने सख्त लेकिन धीमी आवाज़ में कहा। और ऐसा कभी नहीं हो सकता। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। तुम्हें लगता है तुम यहाँ से जिंदा जा पाओगी? प्रताप सिंह ने रावी की तरफ रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ देखा। अचानक से मूर्ति रूपी सुभद्रा ने हाथ बढ़ाया। वह रावी के गले में था। उसने रावी का गला कसकर पकड़ रखा था और उसे हवा में ऊपर उठा लिया। रावी का दम घुटने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। सुभद्रा ने उसका गला काफ़ी कसकर पकड़ रखा था। अगले ही पल उसकी जान जाने वाली थी। हाँ, हम चंद्रवंशी, हम जानते हैं चंद्रवंशी कौन है। रावी ने जैसे तैसे अटकते हुए अपने शब्दों को पूरा करने की कोशिश की। इसी के साथ सुभद्रा ने उसका गला छोड़ दिया। रावी धड़ाम से नीचे आ गिरी। गला दबाने की वजह से उसका दम घुट गया था। रावी खांस रही थी। उसे चंद्रवंशी का पता होने की बात सुनकर प्रताप सिंह, सुभद्रा, सुनैना और सुकृति के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसके मुंह से सच जानने के लिए प्रताप सिंह जल्दी से उसके पास आए। उनके हाथ में पानी का गिलास था। उन्होंने पानी रावी को देते हुए कहा, इसे पी लो, तुम्हें बेहतर महसूस होगा। रावी पानी पीने में हिचकिचा रही थी। वह प्रताप सिंह का सच जानती थी। ऐसे में उससे जुड़ी कोई भी चीज़ सामान्य नहीं थी। फिर उनके कमरे में रखा पानी सामान्य कैसे हो सकता था? रावी को हिचकिचाते देखकर प्रताप सिंह ने कहा, डरो मत, यह पानी बिल्कुल सामान्य है। रावी ने पानी पिया। जब उसे थोड़ा ठीक महसूस होने लगा तब प्रताप सिंह ने कहा, तो तुम यहाँ हमारी मदद करने आई हो? सोचा नहीं था इस ज़माने में भी भले लोग हो सकते हैं। हम आपकी मदद करने ज़रूर आए हैं, लेकिन इसमें हमारा स्वार्थ छिपा है। हमने आपसे कहा ना, हमें अभिमन्यु जी चाहिए। अब रावी का डर कुछ कम हो गया था। रावी की बात सुनकर प्रताप सिंह हल्का सा हंसे और फिर बोले, लगता है अच्छे होने के साथ साथ तुम थोड़ी बेवकूफ़ भी हो। जब हमने तुम्हें कह दिया कि हम अभिमन्यु की शादी तुम्हारे साथ नहीं करवा सकते, फिर क्यों तुम जिद पर अड़ी हो? हम जानते हैं तुम्हारे चाचा चाची के जाने के बाद तुम्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही होगी। जहाँ तक हमें पता है उन्होंने तुम्हें अच्छे हालातों में भी नहीं रखा। देखो, हमें उस चंद्रवंशी लड़की का नाम बता दो। हम तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। हम आपको यहाँ चंद्रवंशी का नाम बताने ही आए थे। उसकी तो बलि दे दी जाएगी, फिर वह मर जाएगी। उसके बाद तो आप अभिमन्यु जी और हमारी शादी करवा ही सकते हैं। रावी अभी भी अपनी बात पर अड़िग थी। उसने दूसरा रास्ता निकाला और प्रताप सिंह के सामने रखा। प्रताप सिंह ने उसकी बात पर कुछ क्षण गौर किया, फिर अपनी तीनों रानियों की तरफ देखा। उन्होंने भी रावी की बात पर सहमति जताई। ठीक है, हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं। हम ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, परंतु हमारी तीनों रानियों के हाँ कहने पर
हम तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हैं, परंतु अभी भी एक समस्या है। अभिमन्यु तुमसे शादी करने की जिद पर अड़ा है, उसे मनाना आसान नहीं है, प्रताप सिंह ने कहा। वह हम अच्छे से जानते हैं कि हमें कैसे करना है, आप बस सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए। आप नहीं जानते, लेकिन अभिमन्यु जी उस चंद्रवंशी लड़की से प्रेम करते हैं। रावी बोल ही रही थी, तभी प्रताप सिंह के चेहरे का रंग उतर गया। क्या अभिमन्यु उस चंद्रवंशी लड़की से प्रेम करता है? यह एक अच्छा संकेत नहीं है। इस प्रेम के चक्कर में हमारी अच्छी खासी तैयार की गई बलि पहले भी बर्बाद हो चुकी है। हम नहीं चाहते वापस ऐसा हो। उससे बात करते हुए प्रताप सिंह के नज़रों के सामने वह दृश्य घूमने लगा जब वह राजकुमारी तपस्या को बलि देने के लिए लाए थे। महेंद्र प्रताप सिंह उसके प्यार में होने की वजह से उनके रास्ते का रोड़ा बन गए। उन्होंने बलि देने से पहले ही राजकुमारी तपस्या की जान ले ली थी, ताकि वह उन्हें इस पीड़ा से बचा सके। आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। एक बार मुझ पर यकीन करके तो देखिए, मैं वादा करती हूँ आपकी बलि अधूरी नहीं रहने दूँगी। बदले में आपको मुझे अभिमन्यु जी को लौटाना होगा। बोलते हुए रावी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह प्रताप सिंह से वादा लेना चाह रही थी। प्रताप सिंह ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया, वो अभी भी असमंजस की स्थिति में थे। तभी सुभद्रा ने कहा, इस लड़की की बात पर यकीन किया जा सकता है और नहीं भी। इसे कैसे पता वह लड़की चंद्रवंशी है और वह लड़की कौन है? वह हमारी नज़रों से अब तक छुपी कैसे रह सकती है? सारा परिवार तो उस दिन छत पर मौजूद था, उनमें कोई भी चंद्रवंशी नहीं था। सुभद्रा को अभी भी रावी पर यकीन नहीं हो रहा था। सुभद्रा की कही बात को प्रताप सिंह ने जो का तो उसके सामने रखा। हमें पूरा यकीन है वह लड़की चंद्रवंशी है। वह लड़की ना केवल चंद्रवंशी है, बल्कि वह राजकुमारी तपस्या के राजघराने से हैं। हमने खुद उन्हें बातें करते सुना था। राजकुमारी तपस्या ने उस लड़की से बात भी की थी, वह उसे बचाने भी गई थी। रावी ने जवाब दिया। इस बार प्रताप सिंह को रावी की बात पर यकीन हो गया। पिछली बार वह जब चंद्रवंशी बहुओं के पीछे उस कमरे में गए थे, तब वहाँ राजकुमारी तपस्या भी मौजूद थी। ठीक है, फिर तुम उस लड़की को इस कमरे तक लेकर आओ, आगे का हम देख लेंगे। तुम्हारी और अभिमन्यु की शादी कल होने वाली थी, परंतु तुम कैसे भी करके इस शादी से पीछे हट जाना। हम उस चंद्रवंशी और अभिमन्यु की शादी परसों करवाएंगे और फिर उसके अगले दिन बलि और रक्त बंधन प्रक्रिया कर लेंगे। उसके बाद हम वादा करते हैं अभिमन्यु सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। प्रताप सिंह ने अपनी पूरी चाल रावी के सामने रखी। इस बार उसने रावी के हाथ पर अपना हाथ रखकर वादा किया। रावी को प्रताप सिंह के साथ मिलकर अच्छा तो नहीं लग रहा था, परंतु उसके पास कोई चारा नहीं था। प्रताप सिंह के वादा करने के बाद उसे दिल ही दिल में राहत महसूस हो रही थी। ठीक है, हम कल सुबह उस लड़की को यहाँ लेकर आ जाएंगे, रावी ने कहा और वहाँ से जाने लगी। कल सुबह नहीं, आज रात 2 बजे रावी के कानों में सुभद्रा की आवाज़ गूंजी। अब तक तो वो उसे सुन नहीं पा रही थी, लेकिन अब उसे सुभद्रा की आवाज़ साफ सुनाई दी। रावी जल्दी से पीछे की तरफ पलटी। रावी को सुभद्रा, सुनैना और सुकृति की मूर्तियाँ दिखाई दी। वह प्रताप सिंह को सजीव रूप में दिखाई दे रही थी, जबकि उसे उन तीनों की मूर्तियां ही दिखाई दे रही थी।
जिनके बात करते हुए होठ हिल रहे थे। गलती से भी हमारे साथ गद्दारी करने का मत सोचना, वरना थोड़ी देर पहले तुमने देख लिया होगा कि तुम्हारा क्या हाल हो सकता है। सुनैना की मूर्ति ने कहा। अरे जीजी, थोड़ी देर पहले का उदाहरण क्या दे रही हैं? इसने अपने चाचा चाची का हाल भी तो देखा ही होगा ना। अब इसे इसके भाई का हाल भी दिखा देते हैं, सुकृति ने कहा। सुभद्रा ने अपने हाथ से दीवार में एक गड्ढा किया। गड्ढे के दूसरी तरफ पारस की लाश पड़ी थी, जो खून से लथपथ थी। उसे देखने के बाद रावी के आंखों में आंसू थे। वह कुछ नहीं बोली। हमने इनके साथ कुछ नहीं किया। जो भी किया है उन सभी बलि दी गई चंद्रवंशी बहुओं ने किया है। तुम्हारे साथ भी हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि तुम मदद करने के लिए सामने से हमारे पास आई हो। हाँ, अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो तुम्हारे भाई की तरह तुम्हें भी चंद्रवंशी बहू को सौंप देंगे। आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सुभद्रा की मूर्ति ने मुस्कुराकर कहा। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पर आप भी वादा खिलाफी नहीं कर सकती। अगर आपने ऐसा किया तो जो काम हमारे चाचा चाची ने अधूरा छोड़ा था वह हम पूरा कर देंगे, रावी ने सख्ती से कहा और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद प्रताप सिंह ने कहा, चलो बलि का इंतजाम तो हो गया, यह सबसे बड़ी बात है। बदले में इस लड़की की शादी अभिमन्यु से ही तो करवानी है, करवा देंगे। वैसे कहना पड़ेगा लड़की में काफ़ी हिम्मत है, सब सच जानने के बावजूद भी यहाँ तक चली आई, सुभद्रा ने कहा। हाँ, और इसकी यही हिम्मत हमारे बहुत काम आएगी, प्रताप सिंह ने मुस्कुराकर कहा। रावी के वहाँ जाने के बाद उनकी चिंता दूर हो गई थी। वह बेफिक्र होकर रावी के अगले कदम का इंतजार करने लगे। वही रावी उनसे बात करके नीचे अपने कमरे में पहुंची। उसे काफ़ी डर लग रहा था, साथ ही अपने चाचा चाची और भाई पारस की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू थे। हम नहीं जानते हमने सही किया या गलत, पर मजबूरी क्या कुछ नहीं करवा देती। सॉरी अभिमन्यु जी, आप भले ही सबके खिलाफ जाकर हमसे शादी कर लेते, परंतु अभी आप प्रताप सिंह को नहीं जानते हैं। अपने स्वार्थ में चलते वह हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे। अब वह खुद आकर हम दोनों की शादी करवाएंगे, रावी ने खुद से कहा। फिर उसे याद आया कि 2 बजे प्रताप सिंह ने तपस्या को उसे अपने कमरे में लाने के लिए कहा था। रावी ने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 10 बज रहे थे। वह वहाँ चहलकदमी करते हुए यह सोच रही थी कि किस तरह तपस्या को अपने बातों के जाल में फंसाकर प्रताप सिंह के कमरे तक ले जाना है। प्लीज़ दोस्तों, कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर दें।